छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार बस, मिनी बस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने और आरटीओ को निर्देश दिए। आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में आज से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दे दी है और अब परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए मुफ्त में परिवहन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता के मुताबिक मिनी बस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। और आपको याद दिला दें कि प्रवेश जो परीक्षा है आईआईटी जेईई की, वो 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है। नीट की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने को लेकर 6 राज्यों के जो मंत्री हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने भी यह याचिका दायर की है और चूंकि कल एग्जाम है, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि ये जो परीक्षाएं हैं इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए। अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से याचिका आपने दायर की थी और कल तो एग्जाम है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तारीखें आगे बढ़ेंगी? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से आईआईटी और जेईई के लिए 11 लाख और नीट के लिए 16 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीयन कराया है, उनके सामने नई एक तो समस्या है कि इस संक्रमण काल में कैसे उसमें अपेयर होंगे। बहुत सारे बच्चे तो संक्रमित होंगे और हॉस्पिटलाइज हैं और उसमें से जो आएंगे उसमें से भी कई संक्रमित रहेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है और ऐसे में परीक्षा का आयोजन करना मतलब संक्रमण को न्योता देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जान है तो जहान है, और आज अपनी ही बातों को भूल करके और इस तरह की परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। जब स्थिति अभी इतना क्या जल्दी था कि अभी जब बीमारी फैला हुआ है उस समय परीक्षा का आयोजन कराए, जब स्थिति सामान्य हो जाए उस समय करा लें। क्या कौन सा छूटा जा रहा है कि हमारे हाथ से समय निकला जा रहा है? राज्य सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर ली है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि फिर भी आप लोग पूरी तरह से श्योर नहीं है कि पूरी व्यवस्था जो है वो इस तरह से मतलब एक तरह से कहें कि सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब संक्रमण इतना फैला हुआ है उसमें से किसको ये बीमारी है और कौन परोस के चला जाएगा। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उसमें से भी सभी स्वस्थ हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे बच्चे तो हॉस्पिटलाइज हैं, दिक्कतें भी और दिक्कतें भी है। इसके बाद भी इस तरह का आयोजन करना वही हठधर्मिता है। उसको हठधर्मिता छोड़े प्रधानमंत्री जी, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक इस परीक्षा को होल्ड करें। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत, और उनका कहना है कि जब तक वो आखिर तक आसान्वित है कि जरूर डिसीजन आएगा और परीक्षा की तिथियां जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर दी है। देश भर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लगातार प्रोटेस्ट किया था इसको लेकर, और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में भी अभियान चलाया था स्टूडेंट के फेवर में। देखना ये है कि क्या इस पूरे मसले को लेकर एक डिसीजन आता है कि फैसला जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही तरीके से चीजें देखी जा रही है। एक तरफ से याचिका भी लगाई गई है कि तारीखें आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अमरजीत भगत खुद भी इस बात को लेकर मानते हैं कि अगर एग्जाम होता है तो संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ चुकी हैं रायपुर से। ममता, हम देख पा रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की तरह निःशुल्क परिवहन सेवा छत्तीसगढ़ भी देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कई राज्य अभी चिंतित हैं इसको लेकर कि परीक्षा आगे जो तारीख है वो आगे बढ़े। राज्य सरकार की क्या सोच है, भूपेश सरकार की, इसको लेकर?
देखिए, अभी मंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, न्यूज 18 से भी खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो ये तारीखें जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है, संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है और कौन किसको संक्रमण देकर जाएगा, इसको लेकर कहा नहीं जा सकता। हालांकि हमने उनसे ये भी कहा कि आपकी तो तैयारी है, बसेस आपने लगवा दी है, तो उनका कहना था चूंकि परीक्षाएं को लेकर अभी डिसीजन यही है कि परीक्षाएं होंगी, इसलिए ऐसी तैयारी। हमारे साथ सांसद सुनील सोनी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर आमने सामने है, सर, मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि परीक्षाओं की तारीख जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हठधर्मिता पे अड़े, उन्होंने याचिका भी दायर की है, उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी, उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये उसके छात्र के भविष्य की लड़ाई है। इसमें केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहिए, हठधर्मिता नहीं रखना चाहिए, और इस लड़ाई के अंदर में उन बच्चों को नुकसान न हो, इसकी ओर अधिक प्राथमिकता रहना चाहिए। अगर सरकार ने पूरे देश के अंदर में कोई परीक्षा को तय किया है तो देश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग नहीं है। दूसरा जो है, कोरोना संक्रमण का बात है, तो अभी तो विधानसभा कराया आपने, 4 दिन पहले विधानसभा हुई है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। विधानसभा का सत्र लगना, लोकसभा का लगना, परीक्षाएं होना, चुनाव होना, तो ये संक्रमण के दौर पे जो है हमको एहतियात बरतने की जरूरत है, हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। उसमें कितनी हम व्यवस्था अच्छी कायम कर सकते हैं, इस बात की जरूरत है, न कि लड़ाई की जरूरत है इसके अंदर। लेकिन सर, अमरजीत भगत का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट आएंगे, एक साथ बैठेंगे, कौन किसको संक्रमण देके जाएगा। सिर्फ क्लासरूम से फिर वो आपस में मिलेंगे, फिर बाहर एग्जाम रूम से फिर अपने घरों पर जाएंगे, संक्रमण लेके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं तारीखें? देखिए, संक्रमण बढ़ रहा है, ये तय है, और संक्रमण क्यों बढ़ रहा है ये भी छत्तीसगढ़ सरकार को सोचने की जरूरत है कि आप उस मामले में भी असफल है तो आज उसका बहाना मत लीजिए, उसको व्यवस्था करिए, उसकी बेहतर से बेहतर कैसी व्यवस्था हो सकती, इस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा परीक्षा देने को तैयार है तो उसको रोका नहीं जा सकता। केंद्र अगर पूरे देश की परीक्षा हो रही है तो उससे बाहर नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति में हमको राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको जो है उसकी ओर सावधानी की ओर कितनी और व्यवस्थाएं हम कायम कर सकते हैं, इस बात की चिंता करना चाहिए, बैठक लेना चाहिए, अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए। जी बाढ़ की भी बात वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वक्त की कमी है। ममता, माफी चाहूंगा आपसे, तो दोनों तरफ से कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी अपनी राय रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने ये मान लिया है कि 1 सितंबर को परीक्षा होगी, इसीलिए ये तैयारियां की जा रही। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू होम आइसोलेशन में चले गए। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी और वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद साहू अगले 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सीएम एहतियात के तौर पर 4 दिनों के होम आइसोलेशन में हैं। इस बात की जानकारी सीएम ने खुद दी थी। तो रायपुर की बात करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा संक्रमित पाए गए। सोशल मीडिया पर खुद उन्होंने इसकी जानकारी साझा की है। संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील भी कर रहे हैं वो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ी खबर। जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है। इधर नया रायपुर स्थित इंदिरावती भवन समेत सभी प्रमुख विभागों के संचालनालय भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इंदिरावती भवन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज और एक साथ 54 नए मरीज आने के बाद ये फैसला लिया गया। राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने और 10 दिनों के लिए बंद रखने की भी मांग की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुमति से किसी को प्रवेश मिलेगा और जिस विभाग में प्रवेश की अनुमति होगी केवल उसी विभाग में ही व्यक्ति जा सकेगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। बीते 9 दिनों में ही प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिससे
पीड़ितों की संख्या बढ़कर अब 30,000 के पार पहुंच चुकी है। रविवार को 1346 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 30,092 पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी 13,520 पहुंच चुकी है। बात अगर मौत की करें तो कोरोना की वजह से प्रदेश भर में अब तक 269 लोगों ने दम तोड़ा है। राजधानी रायपुर का हाल भी बेहाल हो चुका है। रविवार को यहां रिकॉर्ड 669 नए मरीज मिले, जिससे रायपुर में पीड़ितों की कुल संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं रायपुर से। अवधेश, ऐसी क्या वजह है कि राजधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल, आंकड़ों की बात कर ली जाए कमरुद्दीन, तो बीते 9 दिनों में 10,000 नए मरीज छत्तीसगढ़ में आए हैं। राजधानी रायपुर का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। बीते 5 दिनों में 3 बार ऐसा मौका आया जब 600 से अधिक नए मरीजों की संख्या सामने आई हो और तीनों बार रिकॉर्ड बने हो। कल का भी रिकॉर्ड देखा गया कि 669 नए मरीज राजधानी रायपुर में आए हैं। गृह मंत्री के बंगले तक कोरोना पहुंच चुका, मुख्यमंत्री निवास तक कोरोना पहुंच चुका, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के निवास तक कोरोना पहुंच चुका और तीनों मंत्री, मुख्यमंत्री सहित दोनों मंत्री अब होम आइसोलेशन पे जा चुके हैं और लगातार अधिकारियों के भी इसकी चपेट में आने का सिलसिला जारी है। इंदिरावती भवन में एक साथ 54 लोग पॉजिटिव आए, जिसके बाद इंदिरावती भवन को सील करने की मांग की गई, लेकिन यह व्यवस्था की गई है कि वहां पे बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पे पूर्णतः रोक लगा दी गई। जिस विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुमति से किसी को प्रवेश दिया जाएगा तो केवल उसी विभाग में जाने की अनुमति होगी। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं धरातल पे कि संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए, लोगों में विश्वास जताया जाए, लेकिन अब तक के जितने इंतजाम किए गए हैं वो तमाम इंतजाम अब नाकाफी नजर आने लगे हैं, क्योंकि आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 से पार हो चुकी है। केवल अगर तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं तो सरकार क्या इसको लेकर कोई नया विकल्प और निकालेगी, कोई नया सॉल्यूशन निकालेगी, या उसी ढर्रे पर चलेंगे अभी भी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री चूंकि अभी आइसोलेशन पे है, बावजूद उसके वो टेलीफोनिक अधिकारियों से चर्चा करके लगातार इस जुगत में जुटे हैं कि कैसे संक्रमण को चेन को तोड़ा जाए, नियम कानून को और कैसे कड़े बनाया जाए और कैसे लोगों को अधिक जागरूक किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी कमरुद्दीन बाजारों में उस वक्त होती है जब आंकड़ा 30,000 के पार हो चुका हो। राजधानी रायपुर में रोज नए रिकॉर्ड बने हुए और बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि वहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग ही इसमें जो जन आंदोलन है उसमें सही तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस जो विभाग के 30,000 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के नियमों में बदलाव की तैयारी है, जिसके मुताबिक अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को प्रमोशन के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही शुरुआत परीक्षा, लिखित परीक्षा और ड्रिल टेस्ट से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। पुलिस कर्मियों को समय पर प्रमोशन मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह जुड़े हैं। सुरेंद्र, ऐसी क्या वजह है कि सरकार अचानक से पुलिस कर्मियों को लेकर चिंतित हो रही है और अब प्रमोशन के नियमों में बदलाव की तैयारी है? देखिए कमरुद्दीन, जब कांग्रेस सरकार जो सत्ता में आई नहीं थी, उससे पहले जिस वायदे किए थे कि हम जब सरकार हमारी बनेगी तो पुलिस के सिस्टम में हम बदलाव करेंगे, और ये सिस्टम एक राहत भरा भी लाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो एक पुलिस आरक्षक भर्ती होता है, हेड कांस्टेबल होता है, उसको एएसआई होने में करीब 8 साल लग जाते हैं और हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में 6 साल लगते हैं। तो अब ये कहा गया है कि एक बार जब परीक्षा व्यक्ति जब आरक्षक बनता है तो वो फिजिकल देके आता है, अपना रिटर्न टेस्ट देता है, तो बावजूद उसके बार बार टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वरीयता की सूची बनाई जाएगी कि वरीयता सूची बनाई जाएगी। दूसरा ये कि जिस तरह से जो उनमें रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड क्या कहता है, किसी तरह की कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है, अगर सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो उनका प्रमोशन दिया जाएगा। तो इस तरह डीजीपी ने कहा है, और राज्य सरकार के जो प्रमोशन की बदलाव करने की जो इनकी स्कीम थी, उस स्कीम की तरफ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। और डीजीपी ने स्वयं कहा है कि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरह से काफी समय बीत जाता है और एक जब आरक्षक भर्ती होता है, उसके बाद रिटायरमेंट होते हेड कांस्टेबल से वो रिटायरमेंट हो जाता है,
लेकिन अब जिस तरह से वरीयता सूची से लेकर उसकी सर्विस रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, अगर किसी प्रकार का कोई आरोप या उस पर नहीं होगा तो उसको प्रमोट किया जाएगा और उसको पदोन्नति देकर उसका जो है उसका मान बढ़ाया जाएगा। इससे पुलिस के जो परिजन होते हैं और पुलिस वालों में जो मनोबल की जो, क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार पुलिस उनके मनोबल बढ़ाने की बात कर रही है, तो एक बड़ा कदम पुलिस विभाग की तरफ से राज्य सरकारी अगर ये पास होता है तो एक बड़ी राहत रहेगी पुलिस वालों के लिए। कितना आसान होगा सुरेंद्र, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी प्रमोशन की बात होती है तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दौड़ लगाते रहते हैं। अब बिल्कुल आसान, देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से ये एक स्कीम है, क्योंकि राज्य सरकार पे बहुत कुछ निर्भर करता है और राज्य सरकार इस पे एक रुचि ले रही है कि जो आरक्षक है और हेड कांस्टेबल है, उसके बाद एएसआई प्रमोशन होने में काफी समय लग जाता है। अगर आप कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल से आपको एएसआई होने में करीब 14 वर्ष के समय लगता है। तो अब जिस तरह से बिल्कुल, तो सब कुछ कहीं ना कहीं सुरेंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस विधायक भी कामकाज पर सवाल उठाने से पीछे नहीं है। सवाल करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी की तरफ से जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे, तो कांग्रेस की तरफ से डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू सबसे आगे रहे। दलेश्वर साहू ने 239 और नेता प्रतिपक्ष ने 5 सत्र में अब तक कुल 238 सवाल लगाए हैं। नई सरकार के गठन के बाद अब तक 5 विधानसभा के सत्र हो चुके हैं। विधानसभा के 5 सत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित बैठक की संख्या 60 थी। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों ने कुल 8,421 सवाल लगाए थे। और अब बात नक्सलियों की। बीजापुर में नक्सलियों ने एक एएसआई को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने एएसआई की हत्या कर उनका शव कुटरू बीजापुर मार्ग पर फेंक दिया। एएसआई नागैया कोरसा रविवार दोपहर छुट्टी पर अपने घर के लिए निकले थे। मंगापेटा के पास लावारिस हालत में उनकी बाइक मिली। एएसआई का शव कुटरू थाना लाया गया, जहां नागैया को अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर एएसपी मिर्जा जियारत बेग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने शहीद के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। धमतरी में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामला शहर के सूरत वार्ड का है, जहां रहने वाले 10 और 11 साल के कुणाल और प्रकाश तालाब में नहाने चले गए, लेकिन करीब 13 फुट गहरे पानी में चले जाने से दोनों डूब गए। दोनों बच्चों के परिजन अपने बच्चों की तलाश में निकले तो दोनों के कपड़े तालाब के किनारे मिले, लेकिन बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। आखिरकार 7 घंटे की मशक्कत के बाद रात में दोनों के शव तालाब में मिले। कोरबा के एसीसीएल स्थित सेंट्रल स्टोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फाइल में कोबरा मिला। एसीसीएल के एक कर्मचारी ने फाइल में सांप देखा, जिसके बाद स्नैक कैचर को इसकी जानकारी दी गई। जिस मौके पर पहुंचकर सांप को वहां से बाहर निकाला गया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। सांप एसीसीएल की एक फाइल में बैठा हुआ था। और छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों तक हो रही बारिश के बाद अब राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसके चलते राज्य में भारी बारिश से अब अगले कुछ दिन तक राहत मिलेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। सिस्टम तो है नहीं, सिस्टम जो है आगे बढ़ गया है, एमपी और राजस्थान की ओर चला गया है। आने वाले समय में हल्की बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, बाकी कोई हैवी रेन होने की संभावना नहीं है। कितने दिन तक लगभग राहत रहेगी? अभी 2-3 दिन तक तो मतलब राहत रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेन चांस नहीं। राजधानी रायपुर में आज से गणेश विसर्जन शुरू हो चुके हैं। हालांकि सबसे ज्यादा विसर्जन कल मंगलवार को होंगे। राजधानी रायपुर के महादेव घाट में विसर्जन कुंड बनाया गया है। यहां पर बिना मास्क के लोग विसर्जन नहीं कर पाएंगे। गणेश विसर्जन शुरू हो गया है और राजधानी रायपुर के जो महादेव घाट है वहां पर जो विसर्जन कुंड है उसी में पिछले साल की तरह इस बार भी जो है वो
गणपति विसर्जन किया जा रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता सर मौजूद हैं जो सहायक अभियंता है नगर निगम के, उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर और क्या रेस्ट्रिक्शंस नियम जो बनाए गए हैं। अभी तो बेसिकली जो छोटी मूर्तियां हैं 4 फीट की अलाउ थी, जो शासन से निर्देश मिले थे उसके अनुरूप है, और जितनी मूर्तियां अभी आ रही है सब घरों से आ रही है। सुबह कल भी जैसे कि शाम को आई थी लगभग अप्रोक्स 25-30 मूर्तियां आई थी। अभी भी सुबह 6-7 बजे से लोग अपने घरों से अपनी कार अपने जैसे साधन है उसके थ्रू लाया जा रहा है। बाकी गोताखोर है यहाँ पे, उनसे लिया जाता है। कितने गोताखोर लगाए गए हैं, लगभग 10-15 भी लगाए हैं और बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली कल और मूर्ति आने की चांसेस है। और चूंकि इस बार 4 फीट तक के ही गणपति रख सकते थे, इसलिए वैसे भी जो है सब 4 फीट तक के ही गणपति लोगों ने पंडाल में रखे थे। जिन लोगों ने, हालांकि लोग इमोशनल भी हैं, जिन लोगों ने गणपति रखा था उनसे बात करके विसर्जन करने के लिए आए हैं। आज विसर्जन कर रहे हैं जी, थोड़ा सा मतलब इतने दिनों तक रखने के बाद विसर्जन करने का थोड़ा इमोशनल जी, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जी, मन नहीं करता विसर्जन करने के, लेकिन करना पड़ता है, बप्पा को विदा करना पड़ता है जी। ये विसर्जन कुंड जो बनाए गए हैं वो आपको लग रहा है कि तमाम नियम बनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग, आपको लग रहा है कि राहत की बात है? जी, बहुत राहत की बात है। इससे तालाब जो है हमारे आसपास प्रदूषित होने से भी बच जाते हैं, और एक विसर्जन कुंड होता है तो थोड़ा माहौल भी हो जाता है एक जगह पे। कोरोना के चलते भी जी, कोरोना के मद्देनजर है, बहुत मतलब सुविधाजनक दी है नगर निगम ने, नहीं तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है। वैसे तौर पर तो खैर कल सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो विसर्जित की जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि लोगों से कहा गया है कि वो सामने एक तरह से कहें कि बोर्ड लगा दिया गया, और उसके साथ ही नगर निगम के जो तमाम कर्मचारी वो देख रहे हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क के जो है वो विसर्जन नहीं होगा, और जो बिना मास्क के यहाँ पे आएंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता नाजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। धमतरी से खबर, जहां पर गंगरेल बांध के सभी रेडियल गेट बंद किए गए हैं। पेन स्टॉक से 1600 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा गया। 95% गंगरेल बांध भर चुका है। ज्यादा पानी आने से 3 रेडियल गेट खोले गए थे। गंगरेल बांध के सभी रेडियल गेट बंद कर दिए गए हैं। धमतरी से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होशंगाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। खराब फसलों का भी वो जायजा लेंगे। सांगाखेड़ा में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की आफत है यहां पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में, और वो इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोल रहे हैं। This is the money which was diverted from Yes Bank's account to राजीव गांधी फाउंडेशन। यह कोई निजी रकम नहीं था किसी व्यक्ति का, यह येस बैंक से, आप जानते हैं येस बैंक का ये जो पूरा स्कैम हुआ है, इसमें मुख्य एक शब्द है, वो है डाइवर्शन। येस बैंक के पैसा को डाइवर्ट करना और उस डाइवर्टेड फंड से किकबैक लेना, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, डाइवर्शन और किकबैक। ये पूरा जो सागा आज हम रिवील कर रहे हैं, ये पूरी कहानी डाइवर्शन और किकबैक का है। तो लगभग 10 लाख रुपए येस बैंक से डाइवर्ट होता है राजीव गांधी फाउंडेशन का, और आपको पूरी तरह से पता है कि 3,557 करोड़ रुपए का ये पूरा लेन देन, ये जो येस बैंक का स्कैम हुआ है, इसमें किकबैक्स इतने बड़े अमाउंट का है। और इसमें से लगभग, जो खुशी की बात है, कि 2,330 करोड़ इसको हमारे पीएमएलए के विभाग ने अटैच कर दिया है। मगर क्वेश्चन इज, व्हाई वाज दिस मनी फ्रॉम येस बैंक? ये येस बैंक का पैसा आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट कैसे हुआ? ये कोई राणा कपूर ने अपना पैसा नहीं दिया, येस बैंक का पैसा आपका मेरे पैसे को डाइवर्ट किया मां बेटे के फाउंडेशन में। अब तीसरा व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए हैं जो भगोड़े भी हैं, आज सलाखे के पीछे भी हैं, और जिन्होंने घपला किया है। तीसरा व्यक्ति का नाम है जिग्नेश शाह। आप जानते हैं जिग्नेश शाह क्यों, वाई ही इज इनफेमस,
किस भ्रष्टाचार के कारण जिग्नेश शाह जाना जाता है? NSEL स्कैम, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, जो 2013 में हम सबके सामने आया और इसमें संग्रहित था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो जिग्नेश शाह की कंपनी है। मैं स्कैम के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो स्कैम के खुलासे के विषय में आप सब जानते हैं, आप सब ने इस पे स्टोरी किया है, पब्लिक डोमेन में है। मगर आज जो खुलासा राजीव गांधी फाउंडेशन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये वाड्रा परिवार को लेकर है, उसका खुलासा करता हूं। आप जानते हैं कि इसमें PMLA का केस चल रहा है NSEL स्कैम पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि FTIL, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिस पे PMLA का केस चल रहा है, उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन RGF को 27 अक्टूबर 2011 को किया।